नमस्कार दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे रोजगार विथ अंकित जो कि गागर में सागर है, तो हम लोग गागर में सागर रोजगार विथ अंकित का सभी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि हम लोग हिंदी कंप्लीट कर चुके हैं और हिंदी का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो जो भी लोग देखना चाहते हैं, हिंदी का प्लेलिस्ट पे विजिट करके आप लोग हिंदी यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं और गागर में सागर बहुत अच्छा बुक है, तो आप लोग सभी एक बार वहाँ जाके आप प्लेलिस्ट में जाके हिंदी का एक बार क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अभी करेंगे शाकंभरी का चौहान वंश, तो चलिए शुरू करते हैं। तो शाकंभरी के चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने साबर एवं अजमेर के निकट की थी, और पृथ्वी प्रथम के पुत्र जो कि पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। और विग्रह राज जो कि चतुर्थ की रचना का नाम जो कि हरिकेली नाटक हरिकेल नाटक है, जो कि विग्रह राज, यहाँ पे और एक बार देख लेते हैं इसको। विग्रह राज जो कि चतुर्थ की रचना का नाम हरिकेली या फिर हरिकेल नाटक है और विग्रह राज चतुर्थ की दरबारी कवि सोमदेव था। इस वंश का प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय जो कि पृथ्वीराज चौहान था और चंद बरदाई इसका राजकवि था और इसने पृथ्वीराज रासो लिखी। चंद बरदाई ये पृथ्वीराज चौहान का कवि था, राजकवि था। तो महत्वपूर्ण तथ्य, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पे जीत हुई थी। तराइन की द्वितीय युद्ध यहाँ पे 1192 ईस्वी में हुआ था और पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत हुई। चंडेल वंश, तो चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने 9वीं शताब्दी में की थी और इसकी राजधानी खजुराहो थी। यशोवर्मन यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर जो कि विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था और विद्याधर एकमात्र ऐसा शासक हुआ है जिसने महमूद गजनवी का विरोध किया था। कौन? तो ये विद्याधर एकमात्र ऐसा शासक हुआ है जिसने महमूद गजनवी का विरोध किया था। चंदेल वंश का अंतिम शासक यहाँ पे परमर्दी देव या फिर परमल था और यहाँ पे चंदेल वंश का अंतिम शासक परमर्दी देव या परमल था। तो पल्लव वंश अभी हम लोग पढ़ेंगे, पल्लव वंश जिसको भी और एक्स्ट्रा पढ़ना है पल्लव वंश के बारे में तो आप लोग यहाँ पे स्कैन करके देख सकते हैं। तो पल्लव वंश हम लोग देख लेते हैं। तो पल्लव वंश यहाँ पे थोड़ा पेज नंबर देख लेते हैं एक बार। पल्लव वंश यहाँ पे देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे, लेकिन पल्लव वंश यहाँ पे दिया ही नहीं है। तो पल्लव वंश और ये रहा प्रमुख राजवंश, संस्थापक एवं राजधानी। तो यहाँ पे ये भी पढ़ सकते हैं आप लोग यहाँ पे स्कैन करके। तो चलिए हम चालुक्य वंश भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं स्कैन करके। चेर वंश भी आप यहाँ पे स्कैन करके पढ़ सकते हैं। संगम कालीन प्रमुख नगर भी आप लोग यहाँ पे स्कैन करके पढ़ सकते हैं। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास, तो यहाँ पे देखिए ये भी जो भी स्कैनर दिया हुआ है इसको आप यूट्यूब से स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके आप यहाँ पे गूगल लेंस जो होता है वहाँ पे आप इसको अपलोड कीजिएगा तो आप लोग यहाँ पे और भी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो अरब एवं तुर्क आक्रमण, तो चचनामा पुस्तक से हमें अरबों के सिंध पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो कौन सा बुक? तो ये चचनामा पुस्तक, जो कि चचनामा बुक से हम लोग का यहाँ पे अरबों का आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो भारत पर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम जो कि अरबी ने 711 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था और विजय प्राप्त की। कुछ स्रोतों के अनुसार 712 ईस्वी भी होता है। तो 711 और कुछ स्रोतों के यहाँ पे अनुसार 712 ईस्वी भी होता है। और आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था और भारत पर अरबों के आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन दौलत को लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। अरबों ने सिंध में ऊंट पालन और खजूर की खेती का भी प्रचलन किया था। तो महमूद गजनवी देखते हैं अभी। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी का पिता का नाम सुबुक्तगिन था। महमूद गजनवी का जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनवी का पिता का नाम सुबुक्तगिन था। महमूद गजनवी 1998 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था और महमूद गजनवी ने
भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और मोहम्मद गजनवी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। मोहम्मद गजनवी ने 1001 ईस्वी में राजा जयपाल को हराया था। मोहम्मद गजनवी ने 1025 से 1026 ईस्वी के दौरान 1025 से 1026 ईस्वी के दौरान यहाँ पे गुलाम वंश सोमनाथ के मंदिर जो कि सौराष्ट्र गुजरात पर आक्रमण किया था। मतलब सौराष्ट्र में है, वहाँ सोमनाथ का मंदिर पर आक्रमण किया था। और मोहम्मद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में था और जाटों के विरुद्ध था। अलबरूनी तो अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी तथा फर्रुखी जैसे विद्वान मोहम्मद गजनवी के दरबार में रहते थे और मोहम्मद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। मोहम्मद गोरी देख लेते हैं। तो मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1075 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। अब पाटन जो कि गुजरात का शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से पराजित किया था। उसके बाद पाटन के शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से पराजित किया था। उसके बाद चंदावल का युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था। चंदावल का युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था, जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पे इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत हुई। और मोहम्मद गोरी के साथ आने वाला प्रथम सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती था। मोहम्मद गोरी के साथ आने वाला प्रथम सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती था। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित थी। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित थी। मोहम्मद गोरी की हत्या 1206 ईस्वी में हुआ था। तो 1206 ईस्वी में यहाँ पे मोहम्मद गोरी का हत्या हो गया था। तो यहाँ पे देखते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। आपको अगर डिटेल्स में पढ़ना है तो आप यहाँ पे स्कैन करके पढ़ सकते हैं। यूट्यूब में आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसके बाद यहाँ पे गूगल लेंस में आपको अपलोड कर देना है, तो आप लोग यहाँ पे मिल सकते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो गुलाम वंश, और इसी को हम लोग ममलुक वंश भी कह देते हैं। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और गुलाम वंश को ममलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, जो कि लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श या फिर लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम जो कि मस्जिद है तथा अजमेर की 2.5 दिन का चोपड़ा बनवाया था। और यहाँ पे दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान जो कि पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान जो कि पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसकी हत्या इल्तुतमिश ने की और वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जो और इसकी हत्या इल्तुतमिश ने की और वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था और इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली चलाई। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क के अमीर तथा गुलामों का एक संगठन जो कि तुर्कान ए चहलगानी भी बनाया। जो कि इल्तुतमिश ने 40 तुर्क अमीर तथा गुलामों का एक संगठन जो कि तुर्कान चहलगानी भी बनवाया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम तथा दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं के सूबेदार या फिर गवर्नर था। तो बदायूं का मतलब सूबेदार या फिर गवर्नर था। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया और इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई
और इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र जो कि रुकनुद्दीन रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा, जो कि एक अयोग्य शासक था। रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम महिला शासिका थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया सुल्तान का शासन विधि जो कि 1236 से 1240 ईस्वी तक थी। रजिया सुल्तान पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह दरबार में आने लगी। उसके बाद रजिया सुल्तान की हत्या 1240 ईस्वी पूर्व में रजिया सुल्तान का हत्या 1240 ईस्वी पूर्व में डाकुओं के द्वारा कर दी गई। 1246 ईस्वी पूर्व में नासिरुद्दीन मोहम्मद दिल्ली का शासक बना। 1246 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली का शासक बना और 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु हो गई और उसका बाद बलबन उसका उत्तराधिकारी बना। बलबन ने जिले इलाही जो कि ईश्वर की छाया की उपाधि ली। बलबन ने जिले इलाही जो कि ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की थी और बलबन ने 40 तुर्क अमीर तथा गुलामों के संगठन का विनाश कर दिया था। बलबन ने सिजदा और पैबोस नामक प्रथा चलाई। बलबन ने यहाँ पर फारसी त्योहार नवरोज मनाने की प्रथा आरंभ की। बलबन ने फारसी त्योहार नवरोज मनाने की प्रथा आरंभ की। बलबन ने दीवाने अर्ज जो कि सैन्य विभाग की स्थापना की थी। बलबन ने दीवाने अर्ज जो कि सैन्य विभाग की स्थापना की थी और बलबन ने मुख्य रूप से विस्तार के बजाय सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाई थी। बलबन ने देवीय अधिकार सिद्धांत के समर्थन किया था। बलबन ने अपने शत्रुओं का विरुद्ध लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। गुलाम वंश का अंत जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। गुलाम वंश का अंत जो कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने किया था। और खिलजी वंश जो कि 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था। खिलजी वंश का स्थापना 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने किया था और यहाँ पे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने करा मानिकपुर इलाहाबाद में कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसाफ्स था। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखी और सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था की। अलाउद्दीन खिलजी ने बेईमानी को रोकने के लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली या फिर बाजार नियंत्रण प्रणाली का व्यवस्था की और घोड़ों को दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने पर की प्रथा का आरंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम मलिक कफूर था। मलिक कफूर को हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता था। और मलिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण की विजयों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ जो कि मेवाड़ का शासक राणा रतन सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय सानी का उपाधि धारण किया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हुई और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी कभी-कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आता था। कुतुबुद्दीन जो कि मुबारक शाह खिलजी कभी-कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आता था और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की हत्या उसके वजीर नसरुद्दीन खुसरव शाह ने कर दिया और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। नसरुद्दीन खुसर शाह की हत्या गाजी मलिक उर्फ गियासुद्दीन तुगलक ने किया था।